अच्छा जी, इसमें सबसे पहला जो हमारी ये क्वेश्चन है जी हमारे पास 2006 का, जून 2006 का हानिया इंडस्ट्रीज का, राइट। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो के सबसे पहला हमारा वही तरीक़ेकार है कि हमें पहले इसकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, लेट्स सी। इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी एंड टैक्स पेएबल, इग्नोर वर्कर वेलफेयर फंड एंड वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अच्छा, इसकी इस रिक्वायरमेंट के साथ एक चीज़ हमें ये भी नोट करनी चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ चल रही होती है वो ये है कि हमें अगर उसने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का नहीं कहा तो उसको भी हम इग्नोर करेंगे क्वेश्चन में, एज पर आई कैप प्रैक्टिस जो है। इस बात को आपने जहन में रखना है। जिस क्वेश्चन के अंदर वो ये कहेगा कि आपने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को कैलकुलेट करना है उसमें आप करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप इसमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने रखनी है। तो पहली चीज़ हमारे पास आ गई कि हमने इसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल तक हमने पहुंचना है। टैक्स पेएबल टैक्स लाइबिलिटी माइनस एडवांस टैक्स जो है वो उसको माइनस करेंगे। दूसरी चीज हमने क्वेश्चन में जो देखना होती है वो ये कि क्या क्वेश्चन में जो डेटा है वो किस तरह का गिवन है। अब किस किस तरह का डेटा आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। नंबर 1, एक तो आपको ये डेटा मिल सकता है कि क्वेश्चन में जो टिपिकल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो गिवन होगा। इसमें जो पहली चीज हमें नजर आ रही है वो है उसकी अमाउंट्स इन थाउजेंड्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का डेटा जो है एग्जामिनर हमें एग्जाम में टेस्ट कर रहा होता है, जिसको हम वो देखते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन जो था जिसमें हमने जीजीएल के अंदर डिस्कस किया, उसमें भी ऐसे ही एक ट्रेडिशनल आपके पास था। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ जो था वो ये वाली फिगर एग्जाम में गिवन होगी और आपने यहां से स्टार्ट करना होगा। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपने हमने क्वेश्चन में देखना होती है वो ये है कि क्या मैं इन एक्सपेंसेस से क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, राइट, या मैं इस फिगर से स्टार्ट करूं। हमारे नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो दो ही पैटर्न से स्टार्ट होते हैं। या तो वो एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद होंगे, नंबर 1 यहां से क्लियर, हम एक्सपेंसेस को स्टार्ट करेंगे, या हम क्वेश्चन को इस फिगर को एडजस्ट करके स्टार्ट करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हमने एक्सपेंसेस से वर्किंग से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, या हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। एक स्टाइल एग्जामिनर का ये है कि उसने जीजेएल के अंदर ये बात की थी कि आपने क्वेश्चन को करना ही यहां से स्टार्ट है। जीजेएल का अगर आपको याद हो क्वेश्चन, तो वहां पर हमने ये बात की थी। उसके अंदर उसने ये कहा था कि क्वेश्चन आपने स्टार्ट ही यहां से करना है। अगर तो एग्जामिनर ये बात कर रहा है तो उससे दूसरी बात ये समझ आ रही होती है कि भाई इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डाइवर्सिफाइड सेल्स गिवन नहीं है, रजीम्स जो हैं वो एक ही है, जिसकी वजह से वो कह रहा है, राइट। और उसमें हमने इसको देखा भी था। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात जो इसमें ये है कि हमारी क्या चीज़ डिसाइड करेगी, हमारी ये सेल डिसाइड करेगी। एक्चुअली ये हमारी सेल डिसाइड करेगी कि मेरे क्वेश्चन की फिलॉसफी क्या होगी। इस क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जहूर, मेरी आवाज आ रही है आपको? एवरीथिंग इज इन स्मूथ? अच्छा, तो अब हमने सेल्स जो है हमारी ये डिसाइड करेगी कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है, कि इसको कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का पहला तरीकेकार क्या है कि हम इसको वर्टिकली देखेंगे। पहले इसको पढ़ने पड़ेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। हानिया इंडस्ट्रीज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसके ऊपर क्या चीज़ होगी कि उसके ऊपर जो सेक्शन 153 है उसका मिनिमम टैक्स नहीं अप्लाई होगा उसकी सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। तो ये बात हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें
द एक्सपोर्ट आर मोस्टली, इसका मतलब इसमें एक्सपोर्ट भी गिवन है, ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये गिवन है। फॉलोइंग आर दी ऑल्सो अवेलेबल। ब्रेकअप ऑफ सेल, ये हमें इंफॉर्मेशन एक गिवन है, सेल की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक। उसमें ओन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट्स, ये आ गई। इंपोर्ट वर्थ ₹2 मिलियन, ये हमारे पास उसकी डिटेल है। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डी पॉइंट। ई द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, द कंपनीज मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड ऑन लीज, delivery vans, the details of tax deducted. During the year, the company has introduced a new product for which a trial run was carried. Other income includes rental income. Accounting depreciation other than is approximately to the tax depreciation. ये एक हमने vertical, यानी within a 1 minute आपने एग्जाम में सबसे पहले इसका रिव्यू करना है कि ये क्या चीज चल रही है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें जो पहली चीज हमारे पास है वो है सेल, 196.5 मिलियन। देखें, जो आजकल क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है वो उसमें क्या करता है, यहाँ पॉइंट बना देता है, आपको नीचे इसमें पॉइंट मिलेगा ऐसे जी, नंबर 1, नंबर 2। लेकिन इसके अंदर क्या मिल रहा है हमें कि उसने क्या किया कि नीचे उसका ब्रेकअप दे दिया थी। ब्रेकअप ऑफ द सेल्स फॉर द ईयर इज एज फॉलोज। एक हल्की सी कैलकुलेशन हमें एग्जाम में ये कर लेनी चाहिए कि जो ऊपर जो अमाउंट है, क्या वो नीचे भी वही अमाउंट है, उसका टोटल वही बन रहा है, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। अब लेट्स सपोज के देखें, जैसे हमारे पास है 152 प्लस 32.5 प्लस 12, तो 196। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई और चीज शामिल, ये एक चेक है जो हमें एग्जाम में कर लेना चाहिए कि जो नीचे मुझे अमाउंट प्रोवाइड की जा रही है वो टोटल उसकी डिटेल प्रोवाइड की जा रही है या उसके अंदर कोई चीज कोई और है जिसकी डिटेल मुझे नहीं प्रोवाइड की जा रही, उसका मैंने क्या करना है, तो उसको हम फिर नॉर्मल ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो पहली चीज हमें ये मेक श्योर हो गई कि हाँ जी उसने हमें जो चीज प्रोवाइड की है ये सारी फुल डिटेल हमें सेल की वो प्रोवाइड कर रहा है। अब उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक और चीज जो हमें नजर आई वो ये कि उसने हमें ऑप्शन नहीं बताई कि उसने FTR को ऑप्ट कर चुका हुआ है। क्लियर। इसका मतलब ये कि इसमें जो हमारी एक्सपोर्ट होगी वो किस में जा रही होगी, वो हमारी उसमें FTR में जा रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सेल है वो डाइवर्सिफाइड होने के चांसेस मौजूद हैं। लेट्स सी, इसको देखते हैं ब्रेकअप ऑफ द सेल। कहता है जी लोकल सेल ऑफ ओन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये देखिएगा जी किस में चली गई हमारे पास, ये सेक्शन 153 में चली गई, अंडर सेक्शन 153 में। देखें यहां पर अगर ये ट्रेडिंग कंपनी होती और लिस्टेड ना होती और वो अपनी प्रोडक्ट को ट्रेड कर रही होती तो फिर हम उसके ऊपर कह सकते थे कि ये मिनिमम इसके जाने के चांसेस हैं, यानी इसमें मिनिमम में टैक्स में ये जा रही। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड हो या ना हो उसने NTR में ही जाना है। ये पहली चीज तो हमें इससे ये समझ आ गई। दूसरी है जी लोकल सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स यहां पर जो है इसको हम दूसरे अल्फाज में कमर्शियल इंपोर्ट्स कहते हैं कि ये हमारी क्या है, कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं अंडर सेक्शन 148, और इस साल ये भी हमारी मिनिमम में जा चुकी हुई हैं। उसके बाद आ गई हमारी एक्सपोर्ट, राइट। इसकी उसने ऑप्शन नहीं बताई, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी किस में चली जाएगी, FTR में हमारी ये चली जाएगी। तो इससे जरा आप एक आइडिया लें कि हमें क्या चीज समझ आई। आप कुछ देर के लिए जो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें कि इसमें क्या क्या फिगर्स गिवन है। तो पहली चीज जो हमें पता चल रही है वो ये है कि सेल डाइवर्सिफाइड है। अगर सेल डाइवर्सिफाइड है और उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम किन को पिक करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को हमने पिकअप करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को वो सॉल्व करना होता है। इस यहां तक जरा देखें, स्टेप बाय स्टेप जरा इसको 1 मिनट के अंदर आप डिस्कस कर देखें, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं।
जी यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मेरे से, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी तक मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट को डिस्कस किया, वो सेल का है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसने? ये ऊपर उसने बताया। एक मिनट हरिए, अब लिस्टेड कंपनी है, हमने इसको देखा नहीं कि अभी ये लिस्टेड कंपनी है कि नहीं। हाँ, इट इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जी, फिर तो इसने जाना ही नॉर्मल में था, एनटीआर में जा रही थी। जी अली बात कर रहा है। जी कोई और क्वेश्चन? चलें जी, अब हम इससे आगे मूव करते हैं। अब देखिएगा कि हमने पहला फैसला ये कर लिया कि अब हमें क्या होना चाहिए। हमारे पास तीन रजीम आ गई। नंबर वन एक आ गई एनटीआर की, नंबर टू हमारे पास आ गई एमटीआर की, और नंबर थ्री आ गई एफटीआर की। अब सवाल ये है कि हमें इन तीनों चीज़ों के यहाँ पर एक्सपेंसेस अलग अलग गिवन होने चाहिए थे। यानी हमारी एफटीआर की सेल, हमारी एनटीआर की सेल और हमारी एमटीआर की सेल, तीन रजीम्स आ गए। तो हमें इसकी सेल भी सेपरेट गिवन हो और इनके एक्सपेंसेस भी हमें सेपरेट गिवन होने चाहिए थे। क्लियर? ये हमने देखना है कि क्या हमें क्वेश्चन जो है वो सेपरेट गिवन है या नहीं है। देखिए उसमें वो कहता है जी इंपोर्ट वर्थ ₹2 मिलियन। क्लियर? उसने जो यहां पर हमें डिटेल्स बता रहा है जी, कॉस्ट ऑफ सेल मटेरियल एंड लेबर 134 मिलियन, उसकी वो जो बात कर रहा है यहां पे, उसके अंदर बता रहा है जी इंपोर्ट वर्थ जी इंपोर्ट की हमसे वो बात कर रहा है कि इंपोर्ट वर्थ ₹2 मिलियन वर री एक्सपोर्टेड टू श्रीलंका at C&F price of $64,000. The sale proceed thereof are included in the export of 12 million. यहाँ देखें एक चीज बता रहा है कि उसने कहा कि जो हमारे पास इंपोर्ट है ना, जो आपको ऊपर नजर आ रही है कि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो शामिल, उसके अंदर कहता है जी 2 मिलियन का एक मटेरियल उसमें इंपोर्ट शामिल है जो हमने दोबारा श्रीलंका को क्या कर दी, एक्सपोर्ट कर दी। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास पहले कुछ गुड्स इन हुई पाकिस्तान में और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दी। एक दूसरी चीज़ ये है कि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर की और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी, राइट, और कुछ चीज़ें हमने बाहर से मंगवा के यहाँ पर सेल की है। तो हमारे पास कितनी सेल आ गई? नंबर वन हमारी वो सेल जो हमने एक्सपोर्ट की, नंबर टू जो हमने इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल की, नंबर थ्री हमारी जो थी वो इंपोर्ट जो बाद में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, और कुछ चीज़ ऐसी है फोर्थ सेल जो यहीं पर हम सेल कर रहे हैं इधर ही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 1 और 3 है, ये हमारी किस में जा रही हैं? एफटीआर में जा रही हैं, दोनों जो हमने एक्सपोर्ट की हैं। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर दो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं। अगर तो हम गुड्स इंपोर्ट करके बेच रहे हैं तो सेक्शन 148 अप्लाई हो रहा है। अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 154 अप्लाई हो रहा है। लेकिन जो थर्ड है ये एक हाइब्रिड कंडीशन में चला गया। वो कैसे? इंपोर्ट की तो सेक्शन 148 आ गया और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दी तो सेक्शन 154 आ गया। तो इसलिए हम हमारा जो ये सेक्शन है अब क्या बन जाएगा, इसका टैक्स हमारे लिए एडवांस बन जाएगा, राइट। और ये हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? एक्सपोर्ट ही कंसिडर करेंगे। ये इसके अंदर एक चीज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसके अंदर हमें कुछ अब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसको हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। उसके अंदर उसने हमें चीज बता दी, कहता जी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स वाज एज फॉलोज। उसने हमें
कॉस्ट जो है इंपोर्ट की बता रहा है कि उसके अंदर ये चीजें ये थी। अब जरा देखिएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन मुझे बताई जा रही है ये एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 की बताई जा रही है। ठीक, यानी हमने जो इंपोर्ट की और इंपोर्ट करके लोकल सेल की, और उसके बाद हमने ये वाली जो अमाउंट आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि ये जो थर्ड एक्टिविटी है वो भी हमें दी जा रही है। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि ये क्वेश्चन जो है इसको आपने इस नजर से नहीं देखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैंने तो फेल ही हो जाना है। मॉडल सीखना है हमने, इससे हमने पैरामीटर सीखने हैं कि वो क्या है। पहला पैरामीटर जो मैंने आपको बताया कि हमने सेल को कंसीडर किया। सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि हमने सेल को चेक कर लिया, क्या हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होगा या हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा उससे एक्सपेंसेस से। तो अभी सिर्फ उसकी हम डिटेल कर रहे हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फिर आप जरा उसमें रिलैक्स होंगे। तो ये बात जो मैं बता रहा हूं अभी के नोट करने वाली चीज जो है वो ये है कि हमारे पास उसने हमें जो चीज बता रहा है कि वो इंपोर्ट की टोटल वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब हमारी जो 4 एक्टिविटीज थी हमने यहाँ पर जो इसको डिजाइन किया हुआ है उसमें से 1 2 3 जो है, एक मिनट में जरा पेन का कलर जरा ट्राई करूं यहाँ से लेने की। ये पेन का कलर कहाँ से आ रहा है? आप में से ये 1 नोट जो है मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है। इसका कलर कहाँ से आएगा? ये आ गई पेन कलर, ये ठीक। मैं थोड़ा सा अभी सीख भी लूँ ना इसे भाईजान, आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ये हमारी आ गई फोर्थ सेल। तो आप समझें कि ये जो पॉइंट है ना 23, इसका कनेक्शन 2 और 3 के साथ है। ये दोनों की उसने कॉस्ट हमें अलग बता दी। हमारी 4 एक्टिविटीज हैं। ओके, अच्छा अब एक बड़ी मैं जबरदस्त चीज आपको बताने लगा हूं, आपने वो नोट करनी है। देखें, हमारा जो भी एक्सपेंस होगा, फॉर एग्जांपल एक मिनट जी मैं जरा इसको सेट कर। सहूर, आज आप लोग कंफर्टेबल हो ना भाई? जी सर, ये बहुत इजी है। अच्छा, ये इजी मेथड है। चलें, अल्लाह करे जी ये ऐसे ही चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब जरा एक चीज बड़ी जबरदस्त आपने नोट करनी है कि देखें हमारे पास जो भी एक्सपेंस होगा ना, इधर जो भी वो अमाउंट है, अब उसके अंदर हमने 2 तरह की एडजस्टमेंट्स डालनी है। ये बात जरा जहन में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली एडजस्टमेंट आपने कौन सी उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है? नंबर 1, वो चीज जो टैक्स में यहां पर तो मौजूद है, इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन वो एडमिजिबल ही नहीं है, यानी वो टैक्स में अलाउ ही नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे? अगर ऊपर एक्सपेंस है तो उसको हम यहां से लेस करेंगे और उसके बाद हम ऐड क्या करेंगे? जो एक्चुअल टैक्स बेस एक्सपेंस है। तो अकाउंटिंग बेस जो एक्सपेंस है उसको यहां से लेस कर देंगे और टैक्स बेस को क्या कर देंगे? उसमें एडजस्ट करेंगे। पहली चीज तो ये रखें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वो क्या है कि एक हमारा एक्सपेंस ठीक है, टैक्स बेस है, लेकिन ये बात याद रखें कि वो स्पेसिफिक है। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक एक्सपेंस है, वो कॉमन नहीं है।
वो है ठीक, लेकिन वो यहां पड़ा हुआ है। हम कैलकुलेशन किसकी करने जा रहे हैं? पहले कॉमन एक्सपेंसेस की, कि हमारे कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो एनटीआर में भी मौजूद हैं, एफटीआर के भी हैं, एफटीआर के और एनटीआर के हैं, हम उनकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अगर उस एक्सपेंस के अंदर कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका स्पेसिफिकली लिंक इनमें से किसी एक के साथ है, तो उसको भी हम यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो नेट रिजल्ट जो हमारे पास आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? जो डाइवर्सिफाइड कॉमन एक्सपेंसेस होंगे, जिनको हमने बाद में बाइफरकेट करना है। इट्स ओके जी? जी जहूर बेटा, समझ आ गई आपको? ये क्लियर होगी बात? जरा मुझे बताओ कि कौन से हैं आप। आज आपकी जान जो है ना वो फंसी हुई है कि आपका मैंने माइक ऑन करवाया हुआ है, तो आप जरा अटेंटिव होके बैठोगे। थोड़ी देर बाद मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, किसी और को पकड़ लूंगा। समझ आइए एक्सपेंसेस को हम क्या स्टेप करने जा रहे हैं। जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड सेल होगी तो हम क्या करेंगे? उस डाइवर्सिफाइड सेल के लिए हमारा क्वेश्चन नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट नहीं होगा। हम एक्सपेंसेस को पहले सेट करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। और उसमें फिर क्या क्या एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है कि उसके अंदर हमने जो अकाउंट, पहले तो वो नॉर्मल तरीका जो हर क्वेश्चन में होना है, टैक्स बेस एक्सपेंसेस को ऐड करना है और उसको माइनस करना है, इस तरह के सारे जो प्रोसीजर हमारे अप्लाई होंगे। लेकिन दूसरा काम क्या करना है कि अगर वो बता दिया जाए कि इस एक्सपेंस में कोई खास एक्सपेंस किसी जगह पर यूज हो रहा है किसी एक एक्टिविटी में, तो उसको भी माइनस कर देंगे, ऑल्दो इट इज गुड, तो उसके अंदर जाके बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्लियर जी? जी होगी चीज। लें जी, अब चलते हैं इससे आगे कि अब हमारे पास इसके बाद अगली चीज क्या आ रही है। जी, उसके बाद उसने हमें, अच्छा अब जरा इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है। अब पहले इसको जरा हम डिटेल से जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो उसने हमें बता दिया 2 और 3 का वो क्या है। देखें, ये जो 23 मिलियन आपको अमाउंट नजर आ रही है, ये उसने बता दिया कि ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये अमाउंट गिवन है। हमने कहा इट्स ओके। वो कहता है जी इसके अंदर जो C&F है वो 15 मिलियन, कस्टम ड्यूटी 3 मिलियन, सेल्स टैक्स 2.7 मिलियन, इनकम टैक्स 1242 और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने बता दिए 1058। देखें, अब ये जो कॉस्ट है ना, ये वाली हमने कहा कि ये कॉमन है 2 + 3 में, इसमें कॉमन है। लेकिन सवाल ये है कि कॉमन को पहले किस में कन्वर्ट करना है? टैक्स बेस में, फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना है। दोबारा सुने कि पहले इस अमाउंट को हमने किस में कन्वर्ट करना है? टैक्स बेस में, फिर उसको हम अपोर्शन करेंगे। देखें, मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दूं किचन से। किचन एग्जांपल समझ लें आप इसे। किचन के अंदर आपने अगर गोश्त पकाना है तो क्या करेंगे? पहले साफ करें, ठीक, बाहर से आया है, उसमें कोई वायरस ही ना लगा हो, जैसे आजकल जो है वो कोरोना की आवाज़ें आ रही हैं। पहले उसको साफ करें, धोएं, उसमें चर्बी वगैरह को अलग करें, फिर उसको पकाना शुरू करें। ऐसे ही है ना? इसी तरह हमने एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग बेस हैं वो पहले उसको टैक्स बेस में कन्वर्ट करना है, फिर उसको अपोर्शन करना है। हाँ, ये बात का मसला है कि वो एक्सपेंस एक एक्टिविटी का कॉमन है, 2 का है या 4 का है। तो अब इसमें जो पहला एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है वो 23 मिलियन का उसने बता दिया। अब इसमें कौन सी चीज जो है वो कॉमन नहीं है, जरा देखिएगा। इसमें एक है सेल्स टैक्स और दूसरा है इनकम टैक्स, राइट। सेक्शन 21 के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई वो एक्सपेंसेस जो आपके एडजस्टेबल हों, किसी परसेंटेज पे बेस कर रहे हों, वो आपको अलाउ नहीं होते। लेकिन कस्टम ड्यूटी उसमें फॉल नहीं कर रहा, इसलिए कस्टम ड्यूटी आपका वैलिड एक्सपेंस है, ठीक है। C&F आपके वैलिड एक्सपेंसेस हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन ये 2 एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या करेंगे?
इसमें से एडजस्ट करेंगे तो टैक्स बेस में पहुंचेंगे। ओके, उसके बाद जो अगली इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ सेल ड्यूरिंग द ईयर वाज 80 मिलियन। उसने कहा कि उसके अंदर हमारे पास 80 मिलियन का जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वो पड़ा हुआ है। About 8% of the raw material is lost during production mainly on account of evaporation and other unavoidable wastage। ये जो वेस्टेज है नॉर्मल हमारी या जो भी है, इसमें कोई हमारी ऐसी प्रोविजन नहीं है कि हम उसको उसमें से एक्सक्लूड करें। वो जो भी कॉस्ट है वो अक्रॉस दी जो हमारी सेल है उसके अंदर एलेबोरेट हो जाएगी। कहता जी 60% ऑफ द रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज विच वी हैव ट्रीटीज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। यानी हमने जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है उसके अंदर हमने 60% रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स नहीं दिया, यानी हमारा उसके ऊपर टैक्स नहीं। और रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट करेंगे वो तो एडवांस ही होगा आपका। कमर्शियल इंपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन रेज होगा कि वो मिनिमम टैक्स में आपका जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो उसी पे होगा। वो जस्ट इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन हमें ये बता रही है रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड लोकली, द रॉ मटेरियल यूज फॉर एक्सपोर्ट इज नॉर्मली द सेम एक्सेप्ट certain high quality ingredients, the cost of the such ingredients used during the current year was rupees 5 million। ये देखें, अब जरा मेरी बात सुनिएगा दोबारा। ये देखें, कहता है जी 5 लाख, कहता उस कॉस्ट के अंदर ऐसा शामिल है जो एक्सपोर्ट में यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वो जो ऊपर एक्टिविटी थी एक्सपोर्ट वाली, ये सारे का सारा यहां यूज हो रहा है। अब ये टैक्स बेस तो है, ये जो 5 लाख रुपया है ये टैक्स बेस तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक है, राइट। अच्छा, अब फर्क सुनिएगा इन दोनों अमाउंट्स में। मैं एक फर्क जनरेट करने की कोशिश करता हूं। देखें, एक एडजस्टमेंट ये है और एक एडजस्टमेंट ये वाली है, ठीक। इसको भी हम कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे। ये मैं इसको कहता हूं ए और इसको मैं कहता हूं बी, राइट। अच्छा, जो प्रेजेंटर हैं जो मेरे पास मौजूद अभी तक आ रहे हैं उसमें अगर मैं किसी को जहमत दूं तो जी आदिल, आप राशिद तो अभी आया है, जहूर के अलावा जी बेटा कोई और मुझे बता सकता है? ये ए और बी दोनों को एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में से, लेकिन दोनों के पैरामीटर डिफरेंट हैं। आदिल है जी क्लास में? जी आदिल है क्लास में जी? अदील? जी अदील है बेटा, अदील। अब मुझे पता नहीं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, मैं तो बस आज कर रहा हूं। जी अदील, कैन यू हियर मी? मुदस्सर? अल्लाह अकबर कबीरा। जी वासिफ भाई, आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं? हाँ, मुदस्सर है, मुदस्सर। तो मैं फिर इनको एग्जिट दे दूंगा यहाँ से। पबजी खेलें या माजी खेलें, फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा यहाँ से।
जो बंदा क्लास में जो है ना वो नहीं रिप्लाई करेगा ना, फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जनाब आप बस जो है वो मुझे काम पे लगाया और आप सो गए आराम से। वासिफ, वासिफ अली, अच्छा वासिफ, वासिफ है जी, वासिफ, वालेकुम अस्सलाम जी। वासिफ, वासिफ मैंने एक क्वेश्चन पूछा है बेटा यहाँ पे कि ये जो ए और बी है ये दोनों कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करेंगे, लेकिन इन दोनों की माइनस करने की रीजन डिफरेंट है। नहीं वो बेटा इनएडमिसिबल है, ए को इसलिए करेंगे, नहीं नहीं वासिफ, ए जो है इसलिए माइनस करेंगे सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, क्योंकि ये इनएडमिसिबल है, दीज आर इनएडमिसिबल। बेटा देखें, सबसे पहले तो हमें इस बात का क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मैं माइनस क्यों कर रहा हूं। जब तक इस पॉइंट को आप नहीं समझेंगे आपसे न्यूमेरिकल फिर एग्जाम में हैंडल नहीं होगा। और बी को क्यों माइनस करेंगे, और बी को, हाँ एक्सीलेंट शाबाश, क्योंकि ये टैक्स पेज तो है, एडमिजिबल है। देखें ये क्या है, एडमिजिबल एक्सपेंस है, लेकिन इसको क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। तो हम किसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कॉमन एक्सपेंसेस की, जो एक से ज्यादा एक्टिविटीज में यूज हो रहा है, हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, उसको बाद में अपोर्शन करेंगे। इट्स ओके चलें जी। ये इसके प्रोटोकॉल्स में मैं ये भी बनाऊंगा कि जो आप रिप्लाई नहीं करेंगे फिर उसको ये है कि मैं एग्जिट दे दिया करूंगा, जिसको मीटिंग में बैठने का फिर नहीं तो निकाल दिया करेंगे उसे। दर फाइन जो है वो मुझे यहाँ पे वो मैसेज भेज दिया करेंगे 100 रुपए का कि सर ये लें, व्हाट्सएप ही कर लें आपको। क्यों भाई, मुराद बात कर रहा है? अच्छा वकास बात कर रहे हैं, तो भाई वो ऐसे ही हो सकता है। अच्छा जी चलें आगे चलते हैं। कहता है द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स एंड द रेशियो ऑफ अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस द सेम फॉर रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स। ये उसने हमारी जान बख्शी कर दी। उसने कहा जब अपोर्शन करें तो आप सेम बेसिस को यूज कर लें, कोई स्पेसिफिक रेशो उसने नहीं दी। अगर वो रेशो देता तो हमारे क्वेश्चन को मजीद मुश्किल कर सकता था। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी अब देखते हैं, वो कहता है जी कंपनीज मशीनरी। जैसे उसने बात की कंपनी मशीनरी, तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए, मशीनरी। जाहिर बात है कि मशीनरी आएगी जब मशीनरी की बात करेगा। इससे मुराद क्या है कि या तो हमारे पास वो डिप्रिसिएशन की बात करने लगा है, या वो डिस्पोजल की बात करने लगा है, या वो एक्विजिशन की बात करने लगा है। क्यों भाई, हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, हमने तो हमारा तो सारा फोकस ही उसके ऊपर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, तो हम तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि या तो मेरे पास साथ ये डिप्रिसिएशन की बात करेगा, मुझे उसको देखना है। कहता है जी मशीनरीज, द मशीन कंपनीज मशीनरी हैज बीन acquired on lease. The rental paid for the year amounted to rupees 1.5 million. रेंटल उसने पे की है और एक्विजिशन की बात कर रहा है जी हमारे साथ। क्लियर, तो हमारे पास सेक्शन आ गया 28 प्रॉफिट ऑन डेट का और लीज का। द रेंटल पेड फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1.5 मिलियन, उसने टोटल रेंट पे किया है। द कंपनी हैज रिकॉर्डेड इट एज अ फाइनेंस लीज। 60% of the amount paid was in repayment of the principal. Accounting depreciation charged on the same amounted to rupees 1.2 million. The rate of accounting depreciation is 10 million. ले जी, उसने हमें एक इंफॉर्मेशन बता दी। हमने स्टार्ट में एक लाइन पढ़ी थी, आखिर में एंड पे उसने कहा था कि अगर आपको जिस डिप्रिसिएशन की बात बताई जाए सिर्फ उसको आपने कंसिडर करना है, इसके अलावा बाकी सारी डिप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकॉर्पोरेट की गई वो वही है जो टैक्स बेस है।
इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है, इसमें पहली चीज उसने ये बताई कि उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की है, और वो कितनी की है, 10%। एक बात तो हमें यहां से ये पता चल गई कि इसमें अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन शामिल है, और वो कितनी है, 10%। कोई पॉलिसी उसने बताई हमें? जी, कोई पॉलिसी बता रहा? नहीं बता रहा। अकाउंटिंग चार्ज ऑन द सेम अमाउंट वन, इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। वो कितनी लेनी पड़ेगी, 1.2 मिलियन का 10% फॉर द ईयर। आप चाहें तो इस पॉलिसी को लिख भी सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जनाब इसके ऊपर जो मैंने अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ली है, चूंकि उसने मुझे कोई डेट मेंशन नहीं की कंपनी की, इसलिए मुझे उसको ऐसे ही कंसीडर कर लेना है कि ये 1.2 मिलियन का 10% होगी। ये तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन हो गई। दूसरी बात कि ये डिप्रिसिएशन कहां पड़ी होगी, क्या ये एडमिन एक्सपेंसेस में होगी, या कॉस्ट ऑफ सेल में होगी? शाबाश। क्या ये एडमिन में होगी, या ये कॉस्ट ऑफ सेल में होगी? फिर इसकी लोकेशन, कि इसकी मैंने एडजस्टमेंट कहां इनकॉर्पोरेट करनी है, राइट, इस बात को भी देखना है। और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके कि जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन होगी उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को बाद में लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो लॉसेस है उसकी लाइफ डिफरेंट होती है, और स्पेशली उन क्वेश्चन के अंदर जहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मौजूद हों, वहां हमें एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, फिर उसने कहा कि इसकी रेंटल जो पे की गई थी, राइट, अब जो रेंटल है हमें लॉ ये गाइड करता है कि रेंटल जो है दीज आर टैक्स एक्सपेंसेस। तो जो लीज होगी उसकी कौन सी चीजें आप अकाउंटिंग में कर रहे होंगे, नंबर 1 डिप्रिसिएशन, और उसके फाइनेंशियल चार्जेस, उसका इंटरेस्ट, और तीसरी चीज हो सकती है उसकी इंश्योरेंस। ये तीनों चीजें हमें अलाउ नहीं है टैक्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंटल है 1.5 मिलियन, हमें ये वाला एक्सपेंस अलाउड है और ये एक्सपेंसेस हमें अलाउ नहीं है। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर डिप्रिसिएशन की तो उसने वैल्यू बता दी, तो अब हमें इन दोनों को फाइंड करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। उनको आगे लेकर चलेंगे। आगे चलते हैं। कहते हैं द डिलीवरी vans used for distribution were acquired 2 years ago at a price of 5 million। कहता है जी 2 साल पहले हमने डिलीवरी वैन परचेज की थी, वही सेम फिक्स एसेट की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, या एक्विजिशन या डिस्पोजल की बात होगी या उसकी डिप्रिसिएशन की कहीं बात बता रहा होगा। फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, द फेयर वैल्यू ऑफ दीज वैन्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन was 4 million. The rate of accounting depreciation is 25% on straight line basis। देखें उसने इसकी जो कॉस्ट बता दी। पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि ये जो 4 मिलियन की कॉस्ट है, क्या ये ठीक है? क्या ये टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस ठीक है? पहली बात, जब एग्जामिनर हमें नहीं बता रहा तो हम पॉजिटिव अजम्पशन लेंगे कि ये टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस ठीक है। लेकिन जो डिप्रिसिएशन का रेट है इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है कि ये ठीक नहीं है। इसका मतलब पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि इसके अंदर अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन शामिल है। पहला तो हमारा ये सवाल आ गया कि इसमें अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है, उसकी हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने अंदर। दूसरी बात कि ये डिलीवरी वैन जो है इसकी लोकेशन क्या होगी। पहली बात कि क्या ये एलिजिबल थी, टैक्स बेस थी या नहीं थी। नंबर 2, ये कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, ये पड़ी कहां पर हुई है, राइट। तो वैन कहां होगी नॉर्मली, या तो एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ी होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रही है, तो या ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कहीं पड़ी होगी इसकी, तो हम वहां जाके इसको एडजस्ट करेंगे। दूसरी चीज इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट एग्जामिनर ने टेस्ट किया, वो ये था कि डिलीवरी वैन उसने कहा ये लोकल बिजनेस में यूज हुई है। दोबारा सुने, किस में यूज हुई? लोकल बिजनेस में।
हमने स्टार्ट में कहा हमारी सेल 4 तरह की है। नंबर 1 लोकल, नंबर 2 इंपोर्टेड कमर्शियल इंपोर्ट्स, नंबर 3 लोकली मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड, एंड नंबर 4 कि हमारी जो सेल थी वो हमने लोकल मैन्युफैक्चर की और एक्सपोर्ट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला एक्सपेंस 1 और 2 का है, 3 और 4 का नहीं है। मैं बार बार एक चीज आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना टेक्निकल क्वेश्चन बार पेपर में आएगा हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन हमें करना चाहिए प्रैक्टिस के तौर पे। क्यों? क्योंकि जो लोग बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में जाते हैं, अगर उन्होंने 400 पाउंड का वजन उठाना हो तो वो तैयारी जो है वो 450 पाउंड या 500 पाउंड की करके जाएंगे, तभी 400 को उठाएंगे ना। तो उसकी ये रीजन है। अच्छा, इससे ऊपर वाली जो चीज थी उसमें उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, क्योंकि उसमें हमारी जो चीजें यूज हो रही थी, जो मशीनरी है वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल में यूज हो रही थी, उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है कि क्या वो इंपोर्टेड में मशीनरी यूज हो रही थी या नहीं हो रही थी। फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो आज तक उसको इतनी ज्यादा बाइफर्केशन में खुद से नहीं जा रहा। यहां पर उसने डिलीवरी वैन को बता के और उसने आगे कहा कि ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रही है। तो इससे एग्जामिनर ने एक अजम्पशन ये ली, बल्कि अजम्पशन क्या होना ही ऐसे चाहिए कि ये लोकल सेल में यूज हो रही है। तो इसकी हम जो डिप्रिसिएशन है उसकी एडजस्टमेंट किसी और जगह से करेंगे, लेकिन उसको जब टैक्स बेस में लेके जाएंगे तो वो किसी और जगह पर लेकर जाएंगे। दोबारा सुन लें कि इसको माइनस किसी और जगह से करेंगे, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट जाके किसी और जगह पर कर रहे होंगे। ठीक हो गया? उसके बाद वो कहता है जी, द टैक्स डिडक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सुपर स्टोर्स पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, ये भी उसने बता दिया। ये उसने हमें विद होल्डिंग टैक्स की डिटेल बता दी कि हमारा जो एडवांस टैक्स है वो क्या है। During the year, the company has introduced a new product for which a trial run was carried out. Expenses of rupees 150 were incurred on the trial. 50,000 was recovered from the sale of trial production. अब देखें, क्या ये फिगर के साथ 3 जीरो लगे हुए हैं जैसे ऊपर लगे हुए थे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये इसको हम 1.5 लाख रुपया ही कंसिडर करेंगे, इसलिए 50,000 को भी 50,000 ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। Was recovered from the sale of trial production, the net amount was charged to the cost of sale. यहां एक और assumption सुने। देखें, अगर तो एग्जामिनर हमें ये बताए कि ये चीज फलां जगह में इंक्लूड है तो उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और अगर वो ना बताए तो उसको इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कंसिडर किया जाता है। अब फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां तो उसने कुछ नहीं बताया इंक्लूड का, ठीक, यहां पर जो है इस जगह तो उसने कहीं नहीं बताया कि इंक्लूड है, यहां भी इंक्लूड का वर्ड यूज किया, तो फिर हम इसको एडजस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? राइट, यहां इसको क्यों फिर एडजस्ट कर रहे हैं? भाई उसने ये जो नीचे लाइन थी ना, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन अदर देन मेंशन्ड अबव इज अप्रोक्सीमेटली टू टैक्स डिप्रिसिएशन, राइट, तो ये लाइन हमें बता रही है कि ये दोनों को इनकॉर्पोरेट किया गया है अकाउंट्स के अंदर, इसलिए हम इसको इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहां ये बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ये चीज शामिल है। अच्छा, एक क्वेश्चन पास पेपर का मैं करवाऊंगा जिसके अंदर उसने ये बात नहीं बताई कि कॉस्ट ऑफ सेल में है, तो वहां हम अजम्पशन लेके चले थे कि इसको हमने अज्यूम किया कि ये जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये आ गया सेक्शन हमारे पास क्या हो गया सर, एक मिनट जी जरा होल्ड करेंगे, मेरे से कुछ टूल दब गया इसका बेचारे को। जी चलें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्रायल प्रोडक्शन कहां पर जाएगी? सेक्शन 25
5 में, यहां हम उसको प्री कमेंसमेंट पे जाएंगे, लेकिन वो किस में चलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें से कि उसने वर इनकर्ड ऑन ट्रायल 50,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम दी, तो उसने कहा जी उसके अंदर जो था वो एक्सपेंस वर इनकर्ड 1.5 लाख रुपया जो है उसके ऊपर एक्सपेंस हुआ, और 50,000 नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट कितनी आ गई 150 माइनस 50,000, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ गई जी 1 लाख रुपया। तो उसने क्या किया, 1 लाख को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दिया। तो अब ये हमारा इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सेक्शन 20 हमें ये कहता है कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इनएडमिसिबल होंगे, रादर आप इसको अमोर्टाइज करेंगे। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इनएडमिसिबल करके इसको यहां से कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको भी माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट किसकी है, कॉस्ट ऑफ सेल की। ये एडजस्टमेंट किसकी है, एडमिन एक्सपेंसेस की। ये एडजस्टमेंट किसकी है, कॉस्ट ऑफ सेल की, क्योंकि ये मशीनरी है, राइट। इस तरह ये हमारी एडजस्टमेंट भी किसकी है, कॉस्ट ऑफ सेल की। ये हमें उसकी डायरेक्शन का पता चल गया। अदर इनकम इंक्लूड, देखिए यहां भी उसने वर्ड यूज किया इंक्लूड का, अदर इनकम इंक्लूड्स, राइट। क्या बता रहा है जी, कितने लोग इसमें क्या शामिल है, रेंटल इनकम ऑफ 300,000, कहता है 3 लाख उसमें शामिल है अदर इनकम में। हमारा तो ये पैटर्न ही नहीं है। हमारा जो पैटर्न ये है कि बिजनेस इनकम में अगर कोई और हेड्स ऑफ इनकम होगा तो आप उसको क्या करेंगे, एडजस्ट माइनस करेंगे, ऑल्दो दैट अमाउंट इज द राइट अमाउंट, लेकिन हम उसको वहां उसमें रहने नहीं देंगे उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट जो है 300,000 को हम यहां से एडजस्ट करेंगे। द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी एंड इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंपनी आर एज फॉलोज, और वो कहता है इन एक्सपेंसेस को हमने इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया और इनको एक्सपेंसेस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। तो कहां पड़े होंगे ये, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। अब सुने, सेक्शन 15 जो है हमें ये गाइड करता है कि ये हमारे एक्सपेंसेस जो है हमें अलाउ नहीं है। सेक्शन 15 हमें क्या गाइड करता है कि ये एक्सपेंसेस हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है, सॉरी, हमें कंपनी जो है वो अपने नेट बेसिस पे टैक्स होगी, क्योंकि वो सेपरेट ब्लॉक में नहीं जा रही। लेकिन सवाल ये है कि इसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस, डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉल किए गए हैं। तो पहले तो हम इसको वहां से एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इसके प्रॉपर हेड में जाके इसको एडजस्ट करेंगे जो एज पर रूल है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात यहां पर कि ये जो प्रॉपर्टी का उसने वर्ड यूज किया है, यहां हमें देखना पड़ेगा क्या ये लैंड है या बिल्डिंग है। क्यों, उसकी एक वजह है, राइट। मैं जरा आदिल है, आदिल, आदिल, आदिल प्लीज। अहमद अली, अली जुहेब, अली जुहेब तो वैसे ही ऑफलाइन है। फरहान, फरहान, फरहान बेटा, ये मैंने जो कहा है कि हमें प्रॉपर्टी से ये पता होना चाहिए कि ये लैंड है या बिल्डिंग है, इसकी क्या वजह है? कोई चीज जहन में आ रही है आपके? वेदर इट इज राइट और रॉन्ग बेटा, आंसर तो हमें पता होना चाहिए। आज गलत करेंगे तो एग्जाम में ठीक कर लेंगे। जी, अली मौजूद था। अली, मुदस्सर, वासिफ, वासिफ की तो आवाज आई थी अभी पहले।
हाँ नहीं, हाँ नहीं, ये वासिफ जा तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है, जी जी, ठीक है। नहीं 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 वासिफ, बेटा बात सुनो, कि हमने करना ये है कि इसके लिए लैंड और बिल्डिंग इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि जब हमने एक्सपेंसेस बेटा क्लेम करने हैं ना आगे जाके कंपनी के लिए, तो उसमें एक आते हैं हमारे पास मैंडेटरी एक्सपेंसेस को हम रिपेयर बोलते हैं, 1/5 जो हमने क्लेम करने हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर इस प्रॉपर्टी को हम खाली सिर्फ लैंड ट्रीट करेंगे तो फिर हम 1/5 क्लेम नहीं कर सकते। अगर हम इसको अज्यूम करेंगे बिल्डिंग तो फिर हम 1/5 लेंगे इसका। इसलिए ये बात जरूरी है कि हमें पता हो यहां प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। ठीक हो गया ना जी? इट्स ओके वासिफ। जी वकास का मुझे आंसर आया है। बेटा आपको वासिफ समझ आई मेरी? हाँ जी। इसलिए क्योंकि जब हमने इसलिए अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं क्या कंसिडर करूं। तो हमारी एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो प्रॉपर्टी को बिल्डिंग ट्रीट करता है। ये बात याद रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस उसने कह दिया कि रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो हम उसको बिल्डिंग ट्रीट करेंगे और कंपनी के लिए उसके एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ओके। अच्छा जी, अब हम एक ब्रेक कर लें, उतनी देर में आप क्वेश्चन देखें और मैं भी नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद आपसे मुलाकात होती है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो मैं दिखाता हूँ कि सोल्यूशन को कैसे हम करेंगे। ठीक है जी, इसको ये कर लीजिए। हाँ 15 मिनट की जो है ब्रेक कर ले, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जहूर, जहूर आप हो? जहूर इसमें कोई इशू तो नहीं आया आपको? कोई सारा कुछ आपको नजर आ रहा था, ठीक था? अच्छा, यानी कि ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि हमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे इस तरह से। नहीं, ना होने से क्या मुराद है कि ये ठीक नहीं है?